मूवी की शुरुआत में हम गोविंदा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि खंडहर सी जगह पर फांसी का फंदा लगाकर खुद को मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले अपनी प्रेमिका को मैसेज करके कहता है कि वो मरने जा रहा है, अगर बचाना चाहती है तो आके मिलो। वो वहाँ टाइम पास कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी गाड़ी के ठुकने की आवाज आती है, तो वो उस तरफ भागता है। जिसकी गाड़ी ठुकी थी गोविंदा उसे सैंडी कहकर पुकारता है, यानी कि वो उसे जानता था। वो जल्दी से चेक करने लगता है कि कहीं वो टपक तो नहीं गया, लेकिन तभी उसकी नजर नशीले पाउडर के पैकेट्स पे पड़ती है जो कि उसकी गाड़ी में रखे हुए थे। तभी कहानी यहाँ से कुछ महीने पीछे जाती है और हम गोविंदा की धर्म पत्नी गौरी को देखते हैं, जिसके सामने गोविंदा की एक नहीं चलती थी और वो बस उसका गुलाम बनकर रहता था। गौरी काफी सख्त किस्म की औरत थी जो अपने पति को अपने कंट्रोल में रखे हुए थी और उसे अपने इशारे पे नचाती थी। गोविंदा उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन गौरी की एक शर्त थी कि अगर वो उसे 2 करोड़ रुपए देगा तभी वो तलाक देगी, वरना ऐसे ही उसकी जिंदगी में भटकती आत्मा बन के उसे सताती रहेगी। उस घर में मंजू नाम की एक नौकरानी काम करती थी जो कि वो भी गोविंदा को इज्जत नहीं देती थी, बल्कि उसे एकदम नाकारा ही समझती थी। गोविंदा पेशे से बैकग्राउंड डांसर का काम करता था और साथ ही साथ डांस क्लासेस भी चलाता था, लेकिन उसका ये पेशा उसे पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए उसे कोई इज्जत भी नहीं देता था। यहाँ हमें बताया जाता है कि गोविंदा के पिता गोपी तमिल फिल्म के एक्शन मास्टर थे और बॉलीवुड की एक फिल्म में एक्शन शूट करने के लिए मुंबई आए थे। फिर उन्हें उसी फिल्म में काम करने वाली बैकग्राउंड डांसर आशा से प्यार हो गया और उसी से शादी भी हो गई और फिर उसके बाद पैदा हुआ गोविंदा। एक दिन गोपी घोड़े पे सवार होकर कहीं घूमने गया, लेकिन खाई से गिरकर उसकी मौत हो गई। फिर यहाँ पता चला कि गोपी बहुत बड़ा गोलेबाज था, क्योंकि तमिलनाडु में उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी और एक बच्चा भी था। वाइफ का नाम चारुलता और बेटे का नाम विष्णु था। गोपी का एक बहुत बड़ा बंगला था जहाँ गोविंदा और उसकी माँ रहते थे। तो गोपी के मरने के बाद जब चारुलता को खबर मिली तो वो बंगला हड़पने चली आई, जबकि बंगला गोविंदा और माँ के ही नाम था। उस दिन के बाद से अब तक इस बंगले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि बंगला किसको मिलेगा, विष्णु और उसकी माँ को या गोविंदा और उसकी माँ को। अब हम गोविंदा की माँ को देखते हैं जिनको लकवा मार चुका था, जिसके कारण उनका शरीर चलने फिरने के काबिल नहीं रह गया था। और वहीं पर हम गोविंदा के मित्र कौस्तुभ को देखते हैं जो कि पेशे से वकील होता है और वही गोविंदा की तरफ से बंगले के केस को लड़ रहा था। आज कोर्ट में सुनवाई थी तो कौस्तुभ कुछ फोटोज अदालत में पेश करता है जो ये प्रूव कर रही थी कि गोपी और आशा की शादी पहले हुई थी, इसलिए ये बंगला उनका ही है। विष्णु का वकील कहता है कि ये फोटोज एक मूवी के सेट की हैं जहां उन दोनों ने शादी की एक्टिंग करी थी, तो ये प्रूव नहीं होता कि उनकी सच में शादी हुई थी। गोविंदा ने सोचा था कि आज तो केस खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका वकील एकदम आगे निकला, जिसके कारण उसका फेक फोटो वाला प्लान फेल हो जाता है। गोविंदा की माँ उससे अलग एक चौल में रहती थी, तो वो उसे छोड़ने के लिए उनके साथ जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि माँ बिल्कुल चकाचक हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो इतने सालों से बस एक्टिंग कर रही थी ताकि उनकी हालत देखकर सब सहानुभूति दें और दया दिखाकर वो केस जीत जाएं। पर अफसोस उनका ये नाटक भी कुछ खास काम नहीं आ रहा था। अब हम गोविंदा की प्रेमिका सुक्कू को देखते हैं। जी हाँ, गोविंदा की शादी हो रखी थी, पर फिर भी उसकी एक प्रेमिका थी जिससे गौरी को कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो तो बस दहेज में खर्च हुए अपने पिता के पैसे लेकर गोविंदा को तलाक देना चाहती थी। सुक्कू चाहती थी कि जल्द से जल्द गोविंदा गौरी को छोड़कर उससे शादी कर ले, पर गौरी बिना पैसे लिए उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। अब हम देखते हैं कि सारा दिन काम करने और प्रेमिका के साथ 2 पल बिताने के बाद गोविंदा अपने घर जा रहा होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर जावेद अपने मगरमच्छ के जबड़े के जैसे मजबूत हाथ से उसके नाजुक अंगूरों को पकड़ लेते हैं और अपनी मुट्ठी में उन्हें जोर से जकड़ते हुए कहते हैं कि जो बंदूक मैंने तुम्हें दी थी वो 2 लाख की थी, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ 20,000 दिए, तो बाकी का पैसा कब दोगे? गोविंदा दर्द से कराहते हुए कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब होंगे तब सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। गोविंदा अपने 2 अनमोल रत्नों को बचाते हुए घर पहुंचता है तो देखता है कि गौरी किसी आदमी के साथ बैठी हुई है और उसे अपनी अदाओं से रिझा रही है। उस आदमी का नाम बलदेव होता है जो कि पेशे से लाइफ इंश्योरेंस बेचने का काम करता था और गौरी ने उसे ही अपना प्रेमी बना लिया था, क्योंकि जब गोविंदा की प्रेमिका हो सकती है तो वो भी आजाद थी किसी और की बाहों में सर रखने के लिए।
गोविंदा ने जावेद से गन इसलिए खरीदी थी क्योंकि वो गौरी के अत्याचार से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने उसको मारने का सोच लिया था। पर वो बुरा इंसान तो नहीं था, तो उससे ये कभी हो नहीं पाया। गोविंदा और सुक्कू को कौस्तुभ के कॉन्टैक्ट के जरिए एक बहुत बड़े अमीर आदमी के बेटे की म्यूजिक वीडियो में कोरियोग्राफी करने का काम मिल जाता है, तो वो लोग उससे मिलने जाते हैं। उस अमीर आदमी को सभी थारकर कह के पुकारते थे और वो मुंबई के बहुत बड़े गुंडे में से सबसे छोटे वाले गुंडों में से एक था। और उसका बेटा सैंडी एकदम ही बेवकूफ किस्म का लड़का था, क्योंकि ज्यादातर वो नशीले पाउडर के नशे में ही रहता था और कहीं भी कुछ भी बक देता था। पर था तो उनका ही बेटा, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए म्यूजिक वीडियो बनाने की परमिशन देते हुए गोविंदा और सुक्कू को ये काम सौंप देते हैं, जिसके लिए उन्हें 30 लाख मिलने वाले थे। अब वो दोनों नशे में धुत सैंडी को डांस सिखाना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में पूरा वीडियो शूट कर डालते हैं। धारकर जब म्यूजिक वीडियो देखता है तो उन पर भड़क जाता है, क्योंकि उनके बेटे से ज्यादा वो दोनों दिखाई दे रहे थे, तो वो उन्हें पैसे दिए बिना ही भगा देता है और उसके आदमी जो खर्चा पानी देते हैं वो अलग। ये सब होने पर सुक्कू सोचती है कि शायद उसका कुछ नहीं हो सकता और आगे चलकर ऐसे ही धक्के खाने हैं, इसलिए वो गोविंदा से नाराज होते हुए उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। अब एक तरफ जावेद अपना पैसा मांग रहा था, दूसरी तरफ उसकी बीवी उसकी जान खाती रहती थी और वहीं अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे धारकर से पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से सुक्कू भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए अब गोविंदा एक खंडहर जगह पर जाकर फांसी का फंदा लटका के खुद को मारने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो सुक्कू को मैसेज कर देता है कि वो मरने जा रहा है, तो अगर बचाना है तो आ जाए। ये वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था और सब कुछ वैसा ही होता है जैसा बताया था। और अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि गोविंदा सैंडी को कैसे जानता था। अब वहाँ पर सुक्कू आ जाती है, तो दोनों लोग सोचते हैं कि अगर हम नशीले पाउडर के पैकेट्स चुरा लें तो करोड़पति बन जाएंगे, इसलिए सैंडी को बिना हॉस्पिटल ले जाए वो लोग पैकेट चुरा के निकल लेते हैं। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि गौरी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बलदेव बाहर ही खड़ा था, लेकिन ताला बंद होने की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा था। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने उनको देख लिया तो शक उन पर ही जाएगा और सोचेगा कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर प्रेमी की पत्नी को मार डाला, तो वो लोग सोचते हैं कि उन्हें लाश को ठिकाने लगाना होगा। गोविंदा अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा खोदता है और वहीं पर गौरी को काट देता है। वही सुक्कू सारे सबूत मिटाकर टूटा फूटा सामान पॉलीथीन में भरकर उसे जलाने के लिए लेके चली जाती है। अब सुबह होने पर जब सैंडी को होश आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, ये देखकर कि उसके नशीले पाउडर के पैकेट्स गायब हैं, तो उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और सीधे अपने पप्पा की गोद में बैठकर रोने लग जाता है। वो बताता है कि पिछली रात मुझे किसी का फोन आया जो मुझे नशीले पाउडर के बदले 6 करोड़ दे रहा था, तो मैंने आपके लॉकर से पाउडर निकाला और बेचने चला गया, लेकिन अब पाउडर गायब है। अब हम देखते हैं कि हर रोज की तरह मंजू काम करने के लिए घर आती है, तो उसे गौरी दिखाई नहीं पड़ती, तो उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो गौरी को फोन लगाती है, पर फोन कोई उठाता नहीं, लेकिन हमें ये देखने मिलता है कि फोन तो सुक्कू के पास है। गोविंदा को गौरी के फोन का ख्याल आता है, तो वो ये बात सुक्कू से पूछता है, पर सुक्कू कह देती है कि उसे फोन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सच तो ये था कि फोन उसके ही पास था। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि सुक्कू विष्णु से मिली हुई है। कुछ महीने पहले विष्णु सुक्कू से मिला था और उसके सामने डील रखी कि उसे गोविंदा की प्रेमिका बनके केस से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। तो अब यहाँ समझ आता है कि सुक्कू गोविंदा से प्यार करने का बस नाटक कर रही थी, ताकि वो उसके साथ रहकर जासूसी करते हुए विष्णु को सारी जानकारी दे सके, जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे थे। पर अब तो गौरी का खून हो गया था और उसके सबूत मिटाने में वो भी शामिल थी, तो उसकी एकदम हवा टाइट हो रखी थी, इसलिए वो विष्णु से मदद मांगने के लिए आई थी, पर कुछ मदद मिलती नहीं। अब मंजू को साफ सफाई करते वक्त एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर खून लगा था, तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जावेद को सब कुछ बता देती है। जावेद ने गोविंदा को गन बेची थी, तो उसे लगता है कि शायद उसने गौरी को टपका दिया, इसलिए वो मंजू की बात में हाँ हाँ करके उसे जाने को कह देता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता, नहीं तो उसका भी नाम सामने आ जाता। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि मंजू और सुक्कू मिले हुए हैं और मंजू सुक्कू को सारी बातें बताती है और वो भी ये सब पैसों के लिए ही कर रही थी। अब गोविंदा अपने मित्र कौस्तुभ और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है, तो कौस्तुभ आइडिया देता है कि हम 2 करोड़ में ये बंगला विष्णु को दे देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से भाग निकलेंगे। बलदेव काफी दिनों से गौरी से नहीं मिला था और न ही उसे देखा था, तो उसे भी शक हो जाता है कि कुछ तो